गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग एग्रोनॉमी क्लास 11th पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्लास 10th में पढ़े थे कल्टीवेशन ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं की खेती पूरी हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद आता है लेसन नंबर 3, उसमें है कल्टीवेशन ऑफ पैडी यानी कि धान की खेती। यानी कि धान की खेती विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि धान की खेती में बॉटिकल नेम से लेके ईल्ड तक यानी उपज तक, शुरुआत से लेकर लास्ट तक कैसे क्या किया जाता है, पूरी खेती के बारे में सविस्तार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ पैडी। पैडी का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटिकल नेम से। मैंने आपको बताया था गेहूं की खेती में वीएन का मतलब होता है वानस्पतिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम, और वीएन का फुल फॉर्म होता है बॉटेनिकल नेम। तो मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग को याद रखना होगा। वीएन से होगा बॉटेनिकल नेम, तो धान का बॉटिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। और फैमिली मतलब कुल, मैंने आपको बताया था धान की गेहूं की खेती में फैमिली, इसकी फैमिली क्या है, पोएसी। यानी कि कल्टीवेशन ऑफ पैडी में स्टार्ट करते हैं बीएन से। बॉटिकल नेम है आपका ओराइजा सटाइवा। मैंने आपको बताया था ओ कैपिटल होगा स्टार्टिंग का, बाकी सारे स्मॉल लेटर में होंगे। देखिए यहाँ भी यस जो है स्मॉल लेटर में ही है, सटाइवा का यस स्मॉल होगा, अदरवाइज अगर आप कैपिटल करते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक, वर्टिकल नेम हो गया ओराइजा सटाइवा, और फैमिली हो गई पोएसी, ओल्ड फैमिली हो गई ग्रैमनी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्टिकल नेम ओराइजा सटाइवा, फैमिली पोएसी, ओल्ड फैमिली ग्रैमनी, क्रोमोसोम्स नंबर 2n बराबर 24, पीएच है इसका 4.5 से 8, और ओरिजिन प्लेस यानी कि उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान कहाँ है, इंडिया है। धान का जन्म स्थान कहाँ है, इंडिया है, भारत है। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जलवायु आपका है ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रॉपिकल को उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म एवं नम जलवायु। ठीक है, या गर्म एवं अर्ध जलवायु, नम जलवायु। ठीक, अब इसका सॉइल यानी मृदा, मृदा किस प्रकार चाहिए, मटियार दोमट मृदा या दोमट मृदा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्ले लोएम एंड लोएम सॉइल। ठीक, यानी कि धान की खेती के लिए मटियार दोमट सॉइल भी अच्छी है और दोमट मृदा भी अच्छी है। ठीक, अब आती है वैरायटीज यानी कि प्रजातियाँ। प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ बहुत सारी हैं, मैंने कुछ एक के नाम लिखवाए हैं, बाकी आप बुक से पढ़िएगा। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नंबर 1 है शीघ्र पकने वाली में नरेंद्र। जितनी भी होंगी, नरेंद्र अगर आगे लिखा है तो ये आप जान लीजिएगा नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी यानी एनडी यूनिवर्सिटी, नरेंद्र देव ये अयोध्या में पड़ता है, ये कुमारगंज में। ठीक है, गोविंद, अगर गोविंद है तो ये गोविंद पंत वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी में है। नरेंद्र फिर वही आ गया, नरेंद्र 97, IR 50 पंतधान 12। ठीक, पंतधान कहाँ का है, पंत यूनिवर्सिटी का, ठीक, पंतनगर का। अब आता है मध्यम प्रजातियाँ, पंतधान 4, पंतधान 10, मालवीय जया। ये कौन सी वैरायटी है, मध्यम प्रजाति यानी बीज वाली। ठीक, और देर से पकने वाली प्रजातियाँ कौन कौन सी है, टाइप 9, महसूरी, T32। ठीक, सुगंधित में कौन कौन सी आती हैं, कस्तूरी, पूसा, बासमती। और उसरीली ऊसर धान 1, ऊसर धान 2, यानी कि जो ऊसर भूमि में धान उगाया जाता है उस वैरायटी का नाम है ऊसर धान 1, ऊसर धान 2। क्लियर है। आप आसान, जैसे कोई पूछे कि ऊसर ज़मीन में अगर कौन सा धान लगाएं, कौन सी वैरायटी का धान लगाएं, तो आपको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊसर धान लगाना ही है, ऊसर खेत में लगाना है तो ऊसर धान 1 और 2 बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया बॉटेनिकल नेम, फैमिली, ओल्ड फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, पीएच, ओरिजिन प्लेस, क्लाइमेट, सॉइल। वैरायटीज में पहला था शीघ्र पकने वाली, मध्यम समय से पकने वाली, देर से पकने वाली, सुगंधित प्रजाति और उसरीली प्रजाति। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम देखते हैं, पढ़ाई करते हैं क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ लैंड, यानी आपका वैरायटीज हो गया था, उसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ लैंड है। इसमें क्या करेंगे, यानी खेत की तैयारी में क्या करना है आपको, 2 से 3 जुताई जो है मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2 जुताई देसी हल से करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेते हैं अच्छे प्रकार से, और उसके बाद
गोबर की सड़ी हुई खाद खेतों में अच्छी प्रकार भली प्रकार मिला लेते हैं। यही है खेत की तैयारी। उसके बाद आता है आपका सोइंग टाइम यानी बुआई का समय। बुआई का समय जो है आपका जून का दूसरा सप्ताह है। नेक्स्ट आता है सीड रेट यानी बीज दर, जिसमें बीज दर में है आपका महीन धान जो है आपका 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मोटा धान जो है 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकर धान जो है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। छिड़काव विधि से जो बुआई करते हैं, सीधी बुआई करते हैं धान की, उसमें 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। ठीक है। अब आता है सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार। इसमें क्या है आपका नर्सरी डालने से पहले बीज शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। ठीक है। अब इसमें है जैसे कवकों द्वारा होने वाले रोग से बचाव हेतु क्या करते हैं, 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसको क्या करते हैं 8 से 10 लीटर पानी में घोलकर बीज में मिला देते हैं। ठीक है। ये 2.5 ग्राम कितने के लिए है, कितने बीज के लिए, शोधन के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए। ठीक है। अगर यही जो है 25 किलोग्राम बीज होगा तो क्या करेंगे 50 ग्राम कार्बेंडाजिम लगेगा। ठीक है। यानी अगर 25 किलो धान का बीज होगा तो वहाँ पे ये 50 ग्राम हो जाएगा कार्बेंडाजिम। ठीक है। और 8 से 10 लीटर पानी में घोलकर बीज में मिला देते हैं। अब वही जीवाणु रोग से बचाव तो क्या करेंगे 25 किलोग्राम बीज के लिए मात्र कितना 4 ग्राम क्या चाहिए आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर 40 ग्राम प्लाटोमाइसिन पानी में मिलाकर रात भर बीज को भिगो कर रख दें। दूसरे दिन छाया में सुखाकर नर्सरी में डालना चाहिए। कभी आप लोग जाने हैं कि छाया में क्यों सुखाया जाता है? छाया में सुखाने का मेन रीज़न ये है कि कोई भी चीज़, अंकुरित चीज़ या बुआई की योग्य जो भी होगा, अगर धूप में करेंगे तो उसकी जो है आँखें जो है, अंकुरण जो है मर जाता है, फिर वो बोने योग्य नहीं रह जाता है। छाया में रहने से उसमें उसकी नमी बीज की जो है निकलने नहीं पाती है। और आप जानते होंगे कि जब पानी से निकाल कर दूसरे दिन उसे छाया में रखा जाता है तो एक चीज़ आप उसको जूट के बोरे में ही ऊपर से ढका जाता है। ठीक है। जूट के बोरे में खासियत ये है कि उससे हवा जो है, नमी जो है बनी रहती है और हवा अंदर तक जाती है। ठीक है। यही रीज़न है। अब आता है मेथड्स ऑफ सोविंग यानी कि बुआई की विधियाँ। एक तो बीज की सीधी बुआई करते हैं और दूसरी जो नर्सरी लगाने के बाद धान की रोपाई करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। इरिगेशन मैनेजमेंट यानी कि सिंचाई प्रबंधन। धान के खेत में सबको पता है कि धान के खेत में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और इसमें पानी हमेशा भरा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रहे जब कल्ले फूटने लगे तब पानी जो है धान के खेत में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। अगर है तो उसे निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो खेत में नुकसान करता है, धान के पौधों को सड़ाने लगता है। ठीक है। तो कुछ विशेष अवस्था है जिसमें खेत में पानी भरा रहना अति आवश्यक है। वो जैसे है कल्ले फूटने लगें तब खेत में पानी भरा रहना बहुत ज़रूरी है, दाना भरते समय और बाली निकलते समय। ये 3 स्टेज ऐसी हैं कि आपको हर हाल में खेत में पानी तो रहना ही रहना चाहिए। और ठीक है, यही है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र यानी कि खाद एवं उर्वरक। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र की हिंदी होती है खाद एवं उर्वरक। अब इसमें क्या है, जैसे हम धान की रुपाई करते हैं तो हमें कितनी खाद और उर्वरक की ज़रूरत होगी। जैसे है अधिक उपज देने वाली तो उसमें क्या है, उसमें भी शीघ्र पकने वाली होती है, उसके लिए कितनी NPK चाहिए होगी तो 120 60 60। ठीक है। आप 120 60 60 का मतलब समझ रहे होंगे। 120 का मतलब है N यानी नाइट्रोजन, 60 का मतलब है P फास्फोरस, K का मतलब है 60 पोटाश। ठीक है। ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा K। ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे है N जो है नाइट्रोजन 120 kg पर हेक्टेयर, आप ध्यान दीजिएगा ये भी, और किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये सभी के लिए है kg पर हेक्टेयर, kg पर हेक्टेयर। ठीक है। ये जो
मात्रक दिया है 120, 60, 60, ये सारे जैसे 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएंगे, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएंगे, और फिर पोटास भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा, ठीक है। जैसे मध्यम देर से पकने वाली में एनपीके की क्या ज़रूरत होगी, 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटास फास्फोरस और 60 किलो पोटास, यानी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब जैसे देर से पकने वाली क्या है, 120, 60, 60 है। और वहीं देसी प्रजातियों में देखा जाए तो शीघ्र पकने वाली में एनपीके 60, 30, 30, और मध्यम देर से पकने वाली जो है वो 60, 30, 30, और देर से पकने वाली ये भी 60, 30, 30। कहने का मतलब देसी प्रजाति में आपको बढ़ा घटा के नहीं देना, एक ही मात्रा लगनी है। 60 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 30 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका फास्फोरस, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका पोटास। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन 1/3 में देना है। कहने का मतलब है फास्फोरस पोटास तो एक साथ सारे डाल देंगे, लेकिन नाइट्रोजन को 3 बार में डाला जाएगा या 2 बार में डाला जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक साथ कभी भी नहीं पड़ेगा। अब सीधी बुआई में क्या है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे रोपाई करने के बाद एनपीके कैसे दिया जाता है, उसमें कितनी ज़रूरत होती है। अब आता है सीधी बुआई, यानी कि जो धान को सीधी बुआई बोया जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, अधिक उपज देने वाली उसमें भी होती है, तो उसमें जो है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की ज़रूरत होगी। और देसी प्रजातियों में वही देखा जाए एनपीके तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसमें कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है धान के प्रमुख रोग एवं उनका प्रबंधन, ठीक है। धान में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका मैनेजमेंट यानी उपचार या प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि वो रोग से छुटकारा मिले और फसल को सही तरीके से चले और अपना प्रोडक्शन दे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले आता है खैरा रोग। खैरा रोग यह धान का सबसे खतरनाक रोग है और यह रोग आप सभी लोग जानते हो जिंक की कमी के कारण होता है। तो देखते हैं क्या लिखा है, यह धान का सबसे खतरनाक रोग है। यह रोग जिंक की कमी से होता है। इस रोग के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिस पर बाद में कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं, यानी कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जब खैरा रोग की कमी होती है, और फिर जो है जब खैरा रोग होता है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में कत्थई रंग की हो जाती हैं या कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसका उपचार क्या है, नंबर 1 है उपचार इसका कि जब रुपाई के पहले, यानी कि इसका उपचार रुपाई के पहले अगर कर लें तो फिर खैरा रोग नहीं होगा। जैसे है रुपाई पूर्व खेत में प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट 21% 25 केजी या जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाएं, ठीक, तो खैरा रोग नहीं होगा, यानी जिंक की कमी नहीं होगी। और जब खैरा रोग खेत में आ जाएं, यानी उसके लक्षण दिखने लगें, फिर क्या करें, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% एवं ठीक है, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% या 2.5 किलोग्राम बुझा चूना 1000 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कराएं, ठीक, ये भी है। इसके 2 उपचार हैं, मैंने आपको दोनों बताया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नंबर 2 आता है जीवाणु झुलसा रोग। कौन सा रोग है, जीवाणु झुलसा रोग। अब इससे क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, प्रभावित पत्तियां पीली से सफ़ेद होकर मुड़कर सूखने लगती हैं, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। कहने का मतलब है पत्तियां पहले पीली पड़ जाती हैं, फिर सफ़ेद होकर मुड़ने लगती हैं, मुड़कर फिर पूरा पौधा एक टाइम आता है पूरा सूख जाता है। अगर इससे बचाव करना है तो उपचार क्या करें, प्रति हेक्टेयर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 7.5 ग्राम को
500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ठीक है, इसका ये उपचार हो गया। इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है। नंबर 3 आता है जीवाणुधारी रोग। जीवाणुधारी रोग में क्या होता है, लक्षण क्या आते हैं? पत्तियों पर कत्थई रंग की लंबी लंबी धारियाँ नसों के बीच में पड़ जाती हैं। कहने वाला जो पत्तियाँ होती हैं बीच में जो रेखाएं रहती हैं ना, जैसे हाथों पे रेखाएं बनी हैं, वैसे पत्तियों में भी बहुत सारी रेखाएं बनती, वही उसी को नस बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या है? पत्तियों पर कत्थई रंग की लंबी लंबी धारियाँ नसों के बीच में पड़ जाती हैं। इस रोग से 75% फसलों को नुकसान होता है। ठीक है। अब इसका उपचार क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है सेम जो इसमें जीवाणु झुलसा रोग में था कि जो है प्रति हेक्टेयर जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 ग्राम को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। यही सोल्यूशन इसका भी है। ठीक। अब नंबर 4 आता है ब्लास्ट या झोंका रोग। ब्लास्ट या झोंका रोग ये भी बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर आँख की आकृति के धब्बे बनते हैं, जो बीच में राख के रंग के तथा किनारों पर गहरे कत्थई रंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त बालियाँ, पुष्प, शाखाओं एवं गांठों पर काले भूरे धब्बे बन जाते हैं। ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सेम है, प्रति हेक्टेयर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 ग्राम को 500 से 600 लीटर पानी में 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ठीक है, सेम क्लियर हुआ। अब 4 हो गया, 5वां देखते हैं कौन सा है। देखिए नेक्स्ट है 5वां है तना सड़न अथवा सीध झुलसा रोग। इसमें क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं देखते हैं। पत्तियों पर अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जिनका आकार किनारों पर गहरा भूरा तथा बीज का भाग हल्के रंग का होता है। संक्रमित पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। ठीक है। अब इसका उपचार क्या है? सबसे पहले तो बीज शोधन कर लेना चाहिए। बीज शोधन इसी के लिए उससे नहीं कि तना सड़न या सीध झुलसा रोग के इफेक्ट की वजह से बीज शोधन करें या सीड ट्रीटमेंट करें, ऐसा नहीं है। जब भी बीज की बुआई करें हमें बीज का शोधन कर ही लेना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, चलिए बीज का शोधन कर लेना चाहिए एवं खड़ी फसल पर 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम का प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। ये इसका उपचार या सलूशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 6वां पत्तियों का भूरा धब्बा रोग। अब इसमें क्या है सिम्टम्स? पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग गोलाकार एवं अंडाकार धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग गोलाकार एवं अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, जिसका बीच का हिस्सा कुछ पीलापन लिए हुए कत्थई रंग का होता है। इन धब्बों के चारों ओर पीला सा घेरा बन जाता है, जो इस रोग का विशेष लक्षण है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स रहे। अब इसका सलूशन है प्रति हेक्टेयर हेक्साकोनाजोल 750 मिलीलीटर को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ठीक है। अब 6 रोग जो हैं बहुत हैं, सफिशिएंट हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आता है धान के प्रमुख कीट एवं उनका प्रबंधन। अब धान के जो कौन कौन से कीट हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है तना छेदक कीट। ठीक है। अब इसमें क्या है, इस कीट की सूंडियाँ मटमैले रंग की चिकनी होती हैं। ये तनों में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और धीरे धीरे पूरे तने को खा जाती हैं। ठीक, क्योंकि तना छेदक कीट है ना, इसका नाम से ही क्लियर है। अब इसका सलूशन क्या है, यानी उपचार क्या है, देखिएगा। नंबर 1 तो है, पहली बात, ऐसे पौधों को जिसमें तना सड़न रोग आ जाए, ऐसे पौधों को हमें एक जगह इकट्ठा करके जला देना चाहिए, जिससे जो सुषुप्त अवस्था में जो कीट होते हैं वो पूरी तरह से मर जाएं और दोबारा से वो
प्रकोप अपना ना दिखा पाए, ना पहुंचा पाए, ठीक है। दूसरा है फोरेटेंजिया रेनेक्सीपायर 0.5% प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम रोपाई के 20 दिनों बाद 3 से 5 सेंटीमीटर भरे पानी के खेत में प्रयोग करना चाहिए। फिर से देखिए, फोरेट टेंजी या रेनेक्सीपायर 0.5% प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम रोपाई के 20 दिन बाद 3 से 5 सेंटीमीटर भरे पानी के खेत में प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है खेत में जब इसका प्रयोग करें तब पानी भरा रहना चाहिए, ठीक। अब दूसरा आता है पत्ती लपेटक कीट। अब इसके नाम से क्लियर है, इस कीट की सुंडियां पत्ती को लपेटकर अंदर अंदर खा जाती हैं। इनके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है, जिससे उपज में कमी आ जाती है और फिर प्रोडक्शन घट जाता है। तो वही है, उपज में कमी होती है और प्रोडक्शन घट जाता है, ठीक है। और फिर हमारी फसलों को हानि पहुंचती है या फिर हमें आर्थिक हानि पहुंचती है। अब इसका सलूशन है इंडोसल्फान 35 EC या क्यूनालफास 25 EC का 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है गंधी कीट, यानी तीसरा है कीट में गंधी कीट। गंधी कीट के क्या हैं सिम्टम्स, लक्षण क्या हैं इसके प्रकोप से देखिए। इस कीट के बच्चे तथा वयस्क यानी कि शिशु और प्रौढ़ दोनों धान की बालियां चूसते हैं, जिससे बालियों में धान नहीं रह पाता है, ठीक, और पत्तियों के रंग सफ़ेद हो जाते हैं। कहने का मतलब गंधी कीट जो है धान की बालियों को, इनके वयस्क और बच्चे दोनों धान की बालियों को चूसते हैं और बालियों में धान नहीं रह पाता है। इसका सलूशन क्या है, मैलाथियान 5% धूल अथवा फेनविल रेड 0.4% धूल 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से शाम के समय छिड़काव करें जब फूल खिल रहे हों, ठीक है। ये शाम को ध्यान रहे कि शाम के समय ही इसका छिड़काव करना है। नेक्स्ट आता है चौथा सैनिक कीट। सैनिक कीट क्या है, ये पत्ती को बीच में छोड़कर, मतलब कहने का मतलब ये पत्ती को बीच में छोड़ देते हैं और साइड में चारों तरफ से पूरी तरह से खा जाते हैं। ये पत्ती को बीच में छोड़कर पूरा खा लेते हैं तथा रात में बालियों को काटकर गिरा देते हैं। ये जो है सैनिक कीट क्या करते हैं, ये पत्तियों को बीच में थोड़ा सा छोड़ देते हैं और चारों तरफ पूरा खा लेते हैं और फिर बालियों को काटकर गिरा देते हैं। इनका प्रकोप रात के समय ज़्यादा होता है और रात में ही ये बाली को भी काटते हैं, ठीक है। इनका सलूशन क्या है, प्रति हेक्टेयर क्लोरोपाइरीफास 20% 2 लीटर या प्रोफेनोफास 50% 1.250 लीटर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हरा फुदका कीट। इनमें भी वही है कि शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों के रस को चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बाद में कथई होकर सूखने लगती हैं, ठीक। ये कीट टुंगरू वायरस रोग फैलाते हैं। कौन सा रोग, टुंगरू वायरस रोग फैलाते हैं। ये कीट जो है टुंगरू वायरस रोग फैलाते हैं। कौन सा कीट, हरा फुदका कीट जो होता है टुंगरू वायरस रोग फैलाता है, ठीक है। अब इसका उपचार क्या है, सलूशन क्या है, प्रति हेक्टेयर थायोमेथोक्साम 20% WG 100 ग्राम या एसीफेट 75% 800 ग्राम को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसका ये सलूशन है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग टाइम, यानी कटाई के समय क्या है। कटाई के समय इसका जब फसल पूरी तरह से पक जाए तब इसकी कटाई करें, ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे देख लेते हैं, ये सितंबर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर तक कटता है। अगेती फसल की कटाई 110 से 115 दिन में होती है। मध्यम फसल कटाई 120 से 130 दिन में होती है और देर से पकने वाली फसल की कटाई भी 130 दिन पर होती है। अब उपज कितनी मिलती है, यानी यील्ड जल्दी पकने वाली में 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर और देर से पकने वाली फसल में या प्रजाति में क्या है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और देसी जातियों में कितना प्रोडक्शन होता है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। अब भंडारण, अगर हमें धान को अधिक समय तक यानी लंबे अवधि के लिए रखना है तो उसमें कम से कम 10% नमी हो, यानी 10% मॉइस्चर हो, अथवा या फिर कम अवधि के लिए अगर रखना है तो कम से कम 14% मॉइस्चर यानी नमी का होना बहुत आवश्यक है। तब हमारा
धान खराब नहीं होने पाएगा। ठीक है, आज के दिन पूरी धान की क्रॉप ख़त्म हो गई है हमारी, यानी कि लेसन 3 भी साथ में ख़त्म हो गया है। ठीक, आज के दिन सिर्फ इतना ही, बाकी आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्रॉप में। थैंक यू।